आपने अभी प्रीवियसली देखा कि हम जब बिहेवियर की स्टडी करते हैं, किसी इंसान के एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर हम एक्सपीरियंसेस की स्टडी करते हैं, या फिर हम मेंटल प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से एक इंसान मेंटली प्रोसेस कर रहे हैं इन सब चीज़ को, सो उन सबको हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी में एज स्टडी करते हैं। तो इसलिए साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन माना जा सकता है। It seeks to understand and explain how the mind work and how different mental processes result in different behavior. ये जानने में मदद करता है कि किस तरीके से एक इंसान की जितनी भी मेंटल प्रोसेस है वो चलती है, कैसे वो सोचता है, कैसे उसकी न्यूरल एक्टिविटीज़ होती हैं, और कैसे वो किसी काम को कर पाता है, कैसे वो एक बिहेवियर को कर पाता है, कैसे वो एक रिस्पॉन्स या रिएक्शन शो कर पाता है। सो व्हेन वी ऑब्जर्व अदर्स, आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू or ways of understanding the world influence our interpretation of their behavior and experiences. जब हम दूसरों को देखते हैं तो उनके जो experiences हैं या उनके जो behavior हैं वो हमारे behavior को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम दूसरों को देखकर सीख रहे हैं कि अच्छा गुस्सा होना ऐसा होता है, अच्छा दुखी होते हैं तो रोते हैं। तो ये सब हमने दूसरों को देखकर सीखा, या और लोग जो जैसे हमारे आसपास का कल्चर है वो जैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसे एक्सपीरियंसेस वो हमारे को करा रहे हैं, उन एक्सपीरियंसेस से हमने सीखा है। तो दैट मीन्स हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो दुनिया है, वो इन्फ्लुएंस होती है हमारे आसपास के लोगों से। साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू मिनिमाइज सच बायस इन देयर एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर एक्सपीरियंसेस इन द वेरियस वेज। साइकोलॉजिस्ट यही कोशिश कर रहे हैं समझने की और इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने की कि किस तरीके से किसी इंसान का बिहेवियर होता है, या किसी इंसान का बिहेवियर प्रभावित होता है, किस तरीके से वो एक्सपीरियंस करता है, और वो एक्सपीरियंस उसको किस तरीके से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सम डू सो बाय मेकिंग देयर एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। कुछ साइकोलॉजिस्ट साइंटिफिक मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड यूज़ कर इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश में है कि एक बिहेवियर के पीछे क्या एक्सप्लेनेशन है, कि बिहेवियर हुआ तो क्यों हुआ, उस इंसान ने बिहेवियर शो किया तो क्यों किया। और कुछ लोग इसमें ऑब्जेक्टिव मेथड यूज़ करते हैं साइकोलॉजिस्ट, कि ऑब्जेक्टिव मेथड और सब्जेक्टिव मेथड या साइंटिफिक मेथड आप पढ़ेंगे रिसर्च वाले उसमें अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंटर है कि अदर्स सीकिंग टू एक्सप्लेन बिहेवियर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोज एक्सपीरियंसिंग पर्सन बिकॉज दे थिंक दिस सेलेक्टिवली इन नेसेसरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। तो ये बताना चाह रहा है यहाँ पे कि जो बिहेवियर हैं उनको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि एक इंसान जो एक्सपीरियंस करता है उस एक्सपीरियंस में से वो क्या चीज़ सेलेक्ट कर अपने बिहेवियर में ढाल लेता है। दैट इज़ जैसे कि एक ऐसे सोच सकते हैं, एक मैस्लो थे, उनका अब्राहम मैस्लो का एक एक्सपेरिमेंट था। मैस्लो थे और भी एक थे बिहेवियरिस्ट। तो जितने भी बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था एक, कि अगर क्या कहते हैं कोई इंसान जैसा देखता है, जैसे बिहेवियर को अपने आसपास होते हुए देखता है, वैसा ही वो बिहेव करता है। मान लो मैं अगर ऐसी फैमिली में हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले लोग हैं, तो ऑब्वियसली जो मेरा बिहेवियर होगा वो भी गुस्से वाला ही होगा। सो न्यूरो साइंस एंड द कंप्यूटर साइंस बोरो द प्रिंसिपल कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द साइकोलॉजी। देयर आर फास्ट डेवलपिंग ब्रेन इमेजेस technique that like MRI, ECG. MRI is magnetic resonance image, ECG is electrocardiograph, etc., which make it possible to study the brain process in real time, hence when they are actually taking place. So neuroscience और computer science की मदद से आप क्या करते हैं, जब एक इंसान कोई बिहेवियर शो कर रहा होता है, ठीक उसी टाइम उसकी ब्रेन की इमेज ले ली जाती है और देखा जाता है कि इस बिहेवियर के टाइम पर जब ये इंसान ये बिहेवियर शो कर रहा है तो उसके दिमाग की वो कौन सी इमेज है, या दिमाग का वो कौन सा पार्ट है जो इस समय एक्टिव है। जैसे अगर एक इंसान को गुस्सा आ रहा है तो उस समय दिमाग का कौन सा पार्ट एक्टिव है, अगर एक इंसान को हैप्पीनेस फील हो रही है तो उस समय उस दिमाग का कौन सा पार्ट एक्टिव है। जो ये जानने में मदद करता है कि जो ह्यूमन ब्रेन है उसके अलग अलग पार्ट्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं और वो कैसे कैसे हमारे इमोशंस को बनाए रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजी इज हाइब्रिड साइंस दैट ड्रॉन इट्स इन्फ्लुएंस फ्रॉम बोथ न्यूरल एंड सोशल साइंस, सो नेचुरल एंड सोशल साइंस, सॉरी। सो जो साइकोलॉजी है वो क्या है, हाइब्रिड साइंस है दैट ड्रॉन इट्स इन्फ्लुएंस फ्रॉम बोथ नेचुरल एंड सोशल साइंस। सो नेचुरल साइंस से कैसे बिलोंग करता है ये,
फर्स्ट पॉइंटर, द मॉडर्न साइकोलॉजी हैज़ डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू स्टडी द साइकोलॉजिकल फिनोमेना। जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो मदद करता है हमारे को डेवलप करने में और साथ में ये जानने में कि क्या क्या साइंटिफिक मेथड हैं जिनके कारण मतलब जो साइकोलॉजिकल फिनोमेना है उनको जानने में मदद करता है। मॉडर्न साइकोलॉजी मतलब है जो हम आज साइकोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है। एज अ फिजिकल साइंस इट एम्फेसाइज ऑन द डाटा डेट सिस्टमेटिक एंड कैन स्टडी अंडर द कंट्रोल कंडीशन। इसमें उस डाटा को यूज़ किया जाता है जो डाटा बनाया जा रहा है कंट्रोल कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन का मतलब है ये आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पढ़ने को मिलेगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है एक रिसर्च का जिसमें आप दो चीज़ें बनाते हैं। अगर मान लीजिए आपने 100 पीपल लिए, आपने टोटल कितने लिए, 100 लोग लिए, ठीक है। उन 100 में से आपने बाइफर्केट कर लिया 50 और 50। सो आपने इन 50 के ऊपर कोई टेस्ट नहीं करा, इनको कोई दवाई नहीं दी और इन 50 को आपने मेडिसिन दी। उसके बाद आपने रिस्पांस चेक करा कि कौन से इनमें से 50 में से अलग अलग इनका डाटा कलेक्ट करा। देखा कि जिनको मेडिसिन दी थी वो जल्दी सही हो गए और जिनको मेडिसिन नहीं दी थी वो जल्दी सही नहीं हुए। तो जिनको आपने कुछ नहीं दिया था उन्हें कंट्रोल ग्रुप बोला जाता है और जिनको आपने कोई दवाई दी थी उन्हें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोला जाता है। इस तरीके से आप क्या करते हैं, लोगों पे स्टडी करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप अपना कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप सेट करते हैं। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि इट इज़ अ क्वांटिटेटिव एंड रिक्वायर्ड एनालिसिस। ये क्वांटिटेटिव होता है और इसमें एनालिसिस की ज़रूरत होती है। इट टेक्स इन्फ्लुएंस फ्रॉम बोथ फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जो साइकोलॉजी है वो फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों से रिलेटेड है और इसमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच यूज़ होती है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच का मतलब है कि पहले आप क्या करेंगे, कोई आइडिया लाएंगे, फिर उस आइडिया से आप फाइनली किस पे आएंगे, थ्योरी पे आएंगे। तो जब आप आइडिया से बाद में थ्योरी पर आए, पहले एक दिमाग में आइडिया लाएं और फिर उस आइडिया को डिडक्ट करते 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 एक थ्योरी बनाएं। दैट इज़ हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि एवरी और एनी हाइपोथेसिस कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स अवेलेबल। जो फैक्टर्स एक साइकोलॉजिस्ट ला कर देता है अपनी रिसर्च के, अगर वो फैक्टर्स वैलिड हैं तो उस रिसर्च को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अगर वो फैक्टर्स वैलिड नहीं हैं तो उस रिसर्च को रिजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरा, हम एक रिसर्च करने से पहले हाइपोथेसिस, जिसको मैंने अभी आइडियाज़ बोला था, पहले हम कुछ आइडियाज़ अपने दिमाग में लाते हैं। तो वो आइडियाज़ रिजेक्ट और सेलेक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स। So the model suggests the scientific advancement and can take place if you have theory to explain a phenomena। अगर आपके पास एक थ्योरी है, जो बात ये जो आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है उसके लिए अगर आपके पास एक थ्योरी है तो आप वेल डिफाइंड तरीके से अपनी हाइपोथेसिस को रख सकते हैं और बता सकते हैं कि उस साइंटिस्ट ने या उस साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को प्रूव किया है। जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस होती है या जो डेवलपमेंट होती है वो पेरेंटल रेजिलियंस पे डिपेंड करती है। मैं सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूँ कि पेरेंटल रेजिलियंस मतलब होता है ऐसे लोग जो किसी भी रेजिलियंस वाले वो लोग वो होते हैं जो कहीं से भी हैप्पीनेस ढूंढ लेते हैं, ठीक है। सैडनेस उनको नहीं पसंद होती है। तो मान लो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रेजिलियंट हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं, वो परेशानियों में भी अच्छे से खुश रह पाते हैं, तो जो डेवलपमेंट होगी बच्चे की वो अफेक्ट होगी और बच्चा अच्छे से डेवलप हो पाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ को जितने भी साइकोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट ने प्रूव किया होगा, अगर मैं कोई हाइपोथेसिस बनाता हूँ कि रेजिलियंस से डेवलपमेंट इफेक्ट होती है, तो मैं साथ साथ लिख सकता हूँ कि इस साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कही है, दूसरे इस साइकोलॉजिस्ट ने भी ये बात प्रूव करी है अपनी रिसर्च में कि हाँ रेजिलियंस से डेवलपमेंट इफेक्ट होती है। देन मैं अपनी रिसर्च आगे प्रोसीड करूँगा। मैं इंडियन पॉपुलेशन पे टेस्ट करके देखूँगा कौन से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर रेजिलियंस अच्छी है और बच्चे भी अच्छे से डेवलप हुए हैं, कौन से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी रेजिलियंस अच्छी नहीं है, बच्चे अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं। सो दिस इज़ हाउ रिसर्च विल बी कंडक्टेड। लास्ट पॉइंटर लिखा हुआ है, द हाइपोथेसिस हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज फॉर डिटरमाइनिंग मैनी थ्योरीज रिलेटेड टू द मेमोरीज। जितनी भी थ्योरीज आप पढ़ते हैं उन थ्योरीज को प्रूव करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, हाइपोथेसिस चाहिए होती है। और हाइपोथेसिस के बाद ही आप डाटा कलेक्ट करना शुरू करते हैं। देन आप
डाटा आप कलेक्ट करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट लगा लगा के, और फाइनली आप एक रिजल्ट पे आते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा रिसर्च की बात हो गई। नेक्स्ट लिखा हुआ है द concise means to be altered and aware of something. So we are aware of all the outside environment as well as the process taking place ourselves. Thus we are aware of the diverse sensation, perception, memories and feeling that take place in ourselves. In walking consciously we perceive time, place and events are real, meaningful, familiar. तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कॉन्शियस का मतलब है कि जब आप जागरूक होकर किसी चीज़ को कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल इसने एक लिया है कि अगर आप चल भी रहे हैं तो चलते चलते भी आपको क्या हो रहा है, चलते चलते भी आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे आप उस जगह को देख रहे हैं जिस जगह आप चल रहे हैं, टाइम आपको पता है इस समय क्या टाइम हो रहा है, ठीक है, वो प्लेस आपको पता है, टाइम आपको पता है, क्या आप फील कर रहे हैं ये आपको पता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कॉन्शियस लेवल पे हैं। So psychology is a social science because it studies the behavior of the human being in their social test cultural context. तो साइकोलॉजी ये जानने में मदद करती है कि एक इंसान का बिहेवियर कैसा है और उस इंसान का बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है और कैसे प्रभावित हो रहा है, कल्चर का क्या रोल है एक इंसान के बिहेवियर में। तो ये सारी चीज़ें आपको कौन जानने में मदद करता है, आपकी साइकोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंटर है आपका कि साइकोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस डिसिप्लिन फोकस ऑन ह्यूमन एज सोशल बीइंग। साइकोलॉजी फोकस करती है सोशल साइंस पे। कैसे? वो ये मानकर चलती है जो इंसान हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो असलियत में सोशल बीइंग है। सोशल बीइंग का मतलब जैसे सोसाइटी में वो रहते हैं, जैसे कल्चर में वो रहते हैं, वैसा उनका बिहेवियर प्रभावित होता है, वैसे वो रिएक्ट करते हैं, वैसे ही वो एक्ट करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इट फोकस ऑन द इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ इन रिलेशन टू देयर सोशल, कल्चरल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। तो जो ये क्या करते हैं, ये फोकस करते हैं ऑन द रिलेशन ऑफ टू देयर सोशल, कल्चरल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। कैसे एक इंसान का सोसाइटी, एक इंसान का कल्चर और एक इंसान की फिजिकल एनवायरनमेंट उसके बिहेवियर को प्रभावित करने में मददगार है। लास्ट पॉइंटर, इफ़ वी गो बैक इन द हिस्ट्री, साइकोलॉजी हैज़ बीन and as the science of the mind. The use of the term mind was considered to be relevant since it represents all the mental phenomena such as the perceiving, thinking, imagining, reasoning and so on. So psychology define करती है साइंस को, माइंड की साइंस को। कैसे एक दिमाग परसीव करता है चीज़ों को, देखकर समझता है कि वो क्या है, किस तरीके से वो ग्रुप करता है चीज़ों को, सोचता है, इमेजिन करता है, किसी चीज़ का कारण सोचता है, उसके कॉजेज़ सोचता है। तो उन सबको जानने में और वो कैसे हमारी मेंटल प्रोसेसेस काम करती हैं, उन सबको जानने में हमारे को साइकोलॉजी बहुत बड़ा मतलब साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।